ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के गाइडेंस नोट्स और इसके प्रैक्टिस में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि नवंबर 2016 के लिए है। तो ये मैंने ICAI की वेबसाइट से डाउनलोड करा हुआ है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस मैनुअल। क्वेश्चन आता है कि एक्स लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक्स लिमिटेड सोल्ड इट बिल्डिंग टू मिनी लिमिटेड, ठीक है, फॉर ₹60 लाख ऑन 30/9/2014 को एंड गेव पोसेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू मिनी लिमिटेड। उसने 60 लाख का अपना 30/9 को बेच दिया और उसको पोजीशन भी दे दिया एक्स लिमिटेड ने मिनी लिमिटेड। हाउएवर डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज जो थी वो पेंडिंग थी ड्यू ऑन दिस, ठीक है। द कंपनी हैज़ नॉट रिकॉर्डेड द सेल एंड हैज़ शोन द अमाउंट रिसीव, यानी कंपनी ने भी उसकी एंट्री नहीं करी, एक्स लिमिटेड ने उसकी कोई एंट्री नहीं करी है, जबकि वो 60 लाख रुपए के उसको दे चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, साथ में पोसेशन दे चुकी है। अच्छा, कंटिन्यूस की एंट्री नहीं करी, क्यों? द अमाउंट इज रिसीव इन एडवांस। द बुक वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग जो है 25 लाख 31/मार्च/2015 को। ड्यू टू दिस द कंपनी हैज़ नॉट रिकॉर्डेड द सेल एंड हैज़ शोन, ठीक है, यानी कि अभी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं हुई है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमने बेच तो दिया है, हाँ भाई अभी तक हमारी कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं हुई है, तो इसलिए कंपनी ने इसकी कोई एंट्री नहीं करी, तो कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं करा और उसकी बुक वैल्यू 25 लाख रुपए अपने बैलेंस शीट में दिखाती है। तो क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं, वो हमें देखना है इसमें। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियलिटी शुड बी लुक, यानी कि जो उसका सब्सटेंस है हमें वो देखना है, जो उसका फॉर्म है वो देखना है, जो उसका सब्सटेंस है हमें वो नहीं देखना, ठीक है, इसलिए इसको सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहा जाता है। और मटेरियलिटी टू एंश्योर ट्रू एंड फेयर कंसिडरेशन इन अ ट्रांजेक्शन इन द गिवन केस द इकोनॉमिक रियलिटी जो है सब्सटेंस जो है उसका ऑफ ट्रांजेक्शन दैट राइट एंड बेनिफिट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, यानी कि हमने अभी तक चाहे लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करी लेकिन राइट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। ऑल्दो लीगल टाइटल हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर्ड एक्स लिमिटेड शुड रिकॉर्ड, तो एक्स लिमिटेड को क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड उसको करना चाहिए एज अ सेल और 35 लाख का प्रॉफिट बुक करना चाहिए द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/मार्च/2015। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग शुड बी रिमूव फ्रॉम द बैलेंस शीट, देयरफॉर ट्रीटमेंट ऑफ द कंपनी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि है प्रेजेंटेशन ऑफ मैट क्रेडिट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि मैट क्रेडिट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कैसे दिखाया जाएगा। तो इसमें है कि इसको हम दो जगह दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट में और एक P&L के अंदर। तो पहले तो बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाएगा मैट क्रेडिट को, वेयर अ कंपनी रिकॉग्नाइज मैट क्रेडिट एज एन एसेट ऑन द बेसिस ऑफ द कंसिडरेशन स्पेसिफाइड इन द गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग फॉर क्रेडिट अवेलेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 1960, द सेम शुड बी प्रेजेंटेड अंडर द हेड लोन एंड एडवांसेस। ये हमारा एसेट है इसलिए लोन एंड एडवांस में आएगा, सिंस देयर बीइंग ए कन्विंसिंग एविडेंस है हमारे पास ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द एसेट। इट इज़ ऑफ द नेचर ऑफ ए प्रीपेड टैक्स, एक तरह से हमारा प्रीपेड टैक्स है विच वुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द नॉर्मल इनकम, इसको हम बाद में एडजस्ट कर देते हैं अगेंस्ट नॉर्मल इनकम टैक्स ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। द एसेट मे बी रिफ्लेक्टेड एज मैट क्रेडिट एंटाइटलमेंट, ठीक है। उसके बाद इन द ईयर ऑफ सेट ऑफ क्रेडिट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेल शुड बी शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स में से हम डिडक्ट कर देंगे ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। द अनअवेल्ड अमाउंट ऑफ मैट क्रेडिट एंटाइटलमेंट इफ एनी शुड कंटिन्यू टू बी प्रेजेंटेड अंडर द हेड लोन एंड एडवांस में, जो भी हमारा अनराइटेड ऑफ जो भी मेरी वैल्यू होगी वो लोन एडवांसेस में नजर आएगी। इट कंटिन्यूज टू मीट द कंसिडरेशन स्टेटेड इन द पैराग्राफ 11। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस पे कहाँ दिखाएंगे उसको, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन अंडर पैराग्राफ 21 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है जो अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम उसके लिए, और सेक्शन 115 JB में भी लिखा हुआ है कि मैट जो है वो करंट टैक्स है। अकॉर्डिंगली द टैक्स एक्सपेंस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ मैट शुड बी चार्ज इन द क्रॉस अमाउंट, यानी कि P&L के अंदर इसे डेबिट कर देंगे इन द नॉर्मल वे टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L इन द ईयर ऑफ पेमेंट ऑफ मैट इन द ईयर इन विच मैट क्रेडिट बिकम्स एलिजिबल, यानी जहाँ पे मैट क्रेडिट हमें देना है, एलिजिबल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन contained in this guidance note, and said asset should be created by way of credit to the statement of P&L and loss and presented as a separate line of
क्रिएट कर दें, क्रिएटेड बाय क्रिएट टू द पेरेंटल स्टेटमेंट एंड लॉस एंड प्रेजेंटेड एज ए सेपरेट लाइन आइटम देयर। मैट क्रेडिट की हम कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे, तो ये हम पढ़ रहे थे। जनरल एंट्री क्या होगी मैट की कि भी जो हमने करंट टैक्स जो भी हमारा होगा प्रोविजन P&L अकाउंट को डेबिट कर देंगे और प्रोविजन को हम प्रोविजन टैक्स को क्रेडिट कर देंगे। एक्चुअल टैक्स चार्ज बाय डिपार्टमेंट रहता है मैट और रेगुलर जो भी हमारा एक्चुअल है, क्योंकि हम अकाउंट से बुक बना रहे हैं। मैट क्रेडिट के लिए क्या करेंगे, मैट क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक एंट्री करेंगे मैट क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट बीइंग मैट क्रेडिट इकोनॉमिक्स। ये हमारा एसेट होगा, ये हमारा एसेट होगा जो कि बैलेंस शीट में लोन एडवांसेस में नजर आएगा। उसके बाद जब मैट क्रेडिट को हमें कैंसिल करना पड़ेगा तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैट क्रेडिट। ये हमारे कैंसिलेशन की एंट्री हो जाएगी। बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास की एक कंपनी है W लिमिटेड जिसने परचेज कर ली एक मशीन 80 लाख रुपए की एक्स लिमिटेड से ड्यूरिंग ईयर 2015 और इंस्टॉल कर लिया उसी टाइम। प्राइस के अंदर 8 लाख जो प्राइस है उसके अंदर हमारी एक्साइज ड्यूटी, प्राइस इंक्लूड एक्साइज ड्यूटी 8 लाख, यानी 8 लाख की हमने एक्साइज ड्यूटी पे करी है। ड्यूरिंग द ईयर 2014-15 तक कंपनी, यानी कि नेक्स्ट ईयर में, ये हमारा ये वाला ईयर था और ये ईयर है, द कंपनी प्रोड्यूस एक्साइजेबल गुड्स, और जिस पे एक्साइज ड्यूटी जो चार्ज करी है वो 7.2 है। तो हम इसकी जनरल एंट्री करनी है। इसकी जनरल एंट्री बहुत सिंपल है। पहले तो मशीन खरीदने की एंट्री होगी। मशीन खरीदी हमने 80 लाख की, जिसमें से 8 लाख सनबेट क्रेडिट था, तो यानी कि मशीन डेबिट सनबेट क्रेडिट डेबिट टू बैंक, ठीक है। उसके बाद सनबेट क्रेडिट जो भी होता है हमारा, उसके अंदर से हम जो उसका हाफ है यानी 50% ही नेक्स्ट ईयर के लिए लेके आ सकते हैं। तो यानी इस साल तो हम सनबेट क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले पाए, तो नेक्स्ट ईयर हम जितना हमने पे करा है, कितना पे करा है 8 का हम आधा ले जाएंगे, तो उसको हम एसेट बना लेंगे। सनबेट क्रेडिट डेफर्ड अकाउंट डेबिट कर देंगे और सनबेट क्रेडिट रिसीवेबल ऑन कैपिटल गुड्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया और सनबेट क्रेडिट को अपना क्रेडिट कर दिया, तो ये खत्म हो गया। उसके बाद मैं जो लेकर के आ गया सनबेट क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट अपना ये वाला, एक्साइज ड्यूटी अकाउंट डेबिट, सनबेट क्रेडिट रिसीवेबल ऑन कैपिटल गुड्स, यानी जो मैंने कैपिटल गुड्स बनाए थे उस पर 4 लाख का मैंने बेनिफिट ले लिया, यानी 7.5 लाख एक्साइज ड्यूटी डेबिट करी, उस पर मैंने 4 लाख तो सनबेट क्रेडिट ले लिया, तो बैंक से मैंने कितना पे करा 3.2 लाख। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन हमारा इसमें कि एक ये मई 2014 में आ चुका है क्वेश्चन। इसमें क्या है कि मई 2015 कि एक कंपनी है USA लिमिटेड ने परचेज करे हैं रॉ मटेरियल 400 रुपये पर केजी। कंपनी डज नॉट सेल, ठीक है, यानी कि ये जो खरीद रहे हैं इसको बेचते नहीं है, इसको ये रॉ मटेरियल बट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, यानी ये हमारे एक इंटरनल प्रोडक्ट है जो कि फिनिश गुड्स में लगता है। यानी रॉ मटेरियल हमारा फिनिश गुड्स इन विच सच रॉ मटेरियल इज यूज्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट बिलो कॉस्ट एट द एंड ऑफ, ठीक है। ये हमें लगता है कि जो हमारे फिनिश गुड्स है वो कॉस्ट से भी कम बिकेंगे, यानी कि NRV पे बिकेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है हमारी, हम कह सकते हैं कि वो कॉस्ट से कम है। कंपनी इज हैविंग 10,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल इन इन्वेंट्री। अभी कंपनी के पास 10,000 kg रॉ मटेरियल है जो कि 400 रुपये का था। As the company never sells the raw material, it does not know the selling price of the raw material and hence cannot calculate the realizable value of the raw material for valuation of inventories at the end of the year. However, replacement cost जो है, यानी अगर हम इसको बेचते हैं अभी तो 300 रुपये का बिकेगा, तो इसको कैसे डील करना है, बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसके अंदर ये कि भाई इसका आंसर जो है 400 kg रॉ मटेरियल परचेज करा है, फिनिश गुड्स जो हमें लगता है कि एक्सपेक्टेड है सेल बिलो कॉस्ट की कॉस्ट से कम में बिकेगा। अब एंड ऑफ द ईयर 10,000 kg रॉ मटेरियल बचा है जिसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट 300 रुपये है। तो AS2 कहता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री मटीरियल एंड अदर सप्लाईज हेल्ड फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि कोई भी मटीरियल या अदर सप्लाई जो कि हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं आर नॉट रिटर्न डाउन बिलो कॉस्ट, यानी अगर उसकी कॉस्ट से भी वो कम पे भी बिक रहा है तो भी उसे हम कम नहीं लिखते, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में लिखेंगे। अच्छा, एक कंडीशन क्या है कि हाउएवर व्हेन फिनिश गुड्स जो है ज़्यादा हो, फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाए NRV से, यानी मैं कहूँ फिनिश गुड्स की कॉस्ट अगर हमने लगाए 15 रुपये, फिनिश गुड्स की जो
कॉस्ट यानी हमने लगाए उसको बनाने में 15 रुपये, लेकिन उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट में जो बिक रहा है वो 10 रुपये का बिक रहा है, यानी हमने कॉस्ट ज़्यादा लगा दी, बिक कम कर रहा है, ये कंडीशन। साथ में जो रॉ मटेरियल हमने परचेज़ करा है, हमने परचेज़ करा था 400 रुपये का, ठीक है, वो कम हो गया 300, यानी रॉ मटेरियल की जो परचेज़ कॉस्ट है वो कम हो जाए NRV से, सॉरी ज़्यादा हो जाए NRV से, यानी दोनों ही केस में ये ज़्यादा है, NRV से ज़्यादा हो जाए। तो इस केस के अंदर जो हमने 400 रुपये का ख़रीदा था इसको हम 300 पे कर देंगे, यानी देन रॉ मटेरियल विल बी रिकॉर्डेड एट NRV। हैंस इन दिस केस बोथ कंडीशन एक्सेस, यानी कि फिनिश गुड्स भी NRV पे हो और ये भी NRV पे हो, यानी कि इन दोनों के अंदर ही जो कॉस्ट है वो बड़ी हो जाए, यानी कि NRV से छोटा हो जाए दोनों के अंदर, फिनिश गुड्स में और रॉ मटेरियल में। तो हम रॉ मटेरियल को कम करके दिखा देंगे, यानी 300 × 10,000 यानी 30 lakhs।